नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं वंदना भारती जी। क्या चांदी का भाव आगे कैसा रह सकता है, इसके बारे में हम लोग वंदना भारती जी से जानेंगे। वंदना जी जो है कमोडिटी की बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं, और ये जो है सोने चांदी या दूसरी भी कमोडिटी, इनके ऊपर इनकी बहुत ही पैनी और गहरी नजर रहती है। तो वंदना जी, अगर हम चांदी की बात करें तो आप चांदी के बारे में थोड़ा बताइए कि जो चांदी के फंडामेंटल्स क्या हैं, या वो कैसे देख रही हैं आप अभी, और आगे इसके भाव को वो फंडामेंटल कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। जी नमस्ते वीरेंद्र जी, आपको नमस्ते और व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। आज बात आप कर रहे हैं जो मैं कहती हूँ कि बड़ी ब्रिलियंट कमोडिटी है चांदी। और इसका रीजन भी है कि सारी कमोडिटीज एक काउंटर से अपना एक इन्फ्लुएंस लेती है। ये ऐसी कमोडिटी है जिसको दो काउंटर का बैकअप है। एक तो ये बुलियन के काउंटर में आती है, दूसरी है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स के यूजेस के लिए भी जानी जाती है। तो दोनों काउंटर से सिर्फ बैकअप मिलता है, या कह सकते हैं कि एक खिंचाव होता है यहाँ पे। तो अगर रिसेंट फॉल की बात की जाए तो देखा जाए तो गोल्ड में भी एक फॉल आया है, ज्यादा नहीं आया है, लेकिन मेजर फॉल यहाँ पे बेस मेटल काउंटर में आया है। जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि चांदी के जो प्राइसेस थे वो 74,000 के करीब गए तो, लेकिन वहां पे स्टेबल ना होके वो नीचे की तरफ यहाँ पे एक शार्प फॉल देखने को मिला है। ये जो फॉल है बेस मेटल्स का आउटलुक देखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे और डीप हो सकता है। प्राइसेस 68,000 के करीब यहाँ पे आ सकता है। और जिस तरीके से नेगेटिव न्यूज कंटिन्यू है, एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में आने की उम्मीद है। क्योंकि आपको जीडीपी डेटा यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, ट्रेड डेटा यहाँ पे नेगेटिव है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा नेगेटिव है। एक रेट हाइक के बाद अब लग रहा है कि सितंबर में यहाँ पे रेट हाइक नहीं होगा, उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर डॉलर इंडेक्स में एक फॉल यहाँ से आता है 103.5 के बाद एक पॉज आता है, तो वो भी सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस को मिलेगा। तो चांदी गोल्ड से सपोर्ट लेके हो सकता है कि 68,000 के करीब नीचे आए, लेकिन वहां से एक सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ जो है 72,000 की तरफ अपना रुख कर सकती है। तो मेरे ख्याल से इस कमोडिटी में फिलहाल अभी करेक्शन पे बाई की ही जो स्ट्रैटेजी है वो बढ़िया हो सकती है। तो मैम, थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें चांदी को लेकर, तो चांदी को आप जो है इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्ग टर्म में, मतलब 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, क्योंकि ये क्विक मूवमेंट करती है, फिर वापस अपने लेवल पे आ जाती है, कभी 78,000, कभी 70,000, उस तरह से एकदम से लेवल आता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसे ही होता है। तो अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करें हम, तो क्या अभी सही मौका है, और लॉन्ग टर्म में आप इसे कितना भाव जाते हुए देख रहे हैं, कॉमेक्स पर भी और एमसीएक्स पर भी। लॉन्ग टर्म में देखा जाए दो तीन चीजों का बहुत ध्यान देना जरूरी है यहाँ पे। जब चांदी और सोने की बात होती है तो हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल डिमांड पे ध्यान देते हैं, जबकि अगर सोने की बात की जाए सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। इसी तरीके से चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड को ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज ये है कि जो ईटीएफ की बाइंग है उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो जितने साल भी हम लोगों ने ओवरऑल देखा है कि ईटीएफ में आउटफ्लोज आए हैं, वो साल जो है चांदी के लिए नेगेटिव रहा है, और वहां से प्राइसेस नीचे की तरफ आए हैं। तो ईटीएफ के ट्रेंड को जरूर फॉलो करें। आई शेयर्स है यहाँ पे, चांदी का ईटीएफ है, उसके मूवमेंट को आप ध्यान रखें कि उसमें कितने इनफ्लोज आउटफ्लोज बन रहे हैं, उसको ध्यान में रख के ट्रेड करें। रही बात डिमांड सप्लाई की, तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी होने जा रही है, क्योंकि जितनी भी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये। तो जितनी भी ये ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, चांदी यहाँ यूज हो रहा है, मोबाइल चिप में यूज हो रहा है। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं। गोल्ड से ज्यादा जो सप्लाई है चांदी में नहीं है, चांदी में कम सप्लाई है। और रिसाइकलिंग जिस तरीके से गोल्ड की होती है, चांदी की रिसाइकलिंग नहीं होती है। मोबाइल चिप आप कहीं भी फेंक देते हैं, वो चांदी जाती है उसमें, लेकिन अगर सोने का छोटा सा भी आप पार्ट होता है, आप संभाल के रखते हैं कि ज्वेलर के पास ले जाना, कुछ बनवा लेना है इसका। तो ये चीजों से फर्क पड़ रहा है इस कमोडिटी के सप्लाई साइड में। तो स्क्रैप का रिसाइकल होना काफी कम हो रहा है, और यूजेस इसके बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। और इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये प्यूरिफायर्स में भी यूज यहाँ पे होता है। तो इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है। ईटीएफ यूज जैसे यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा, मतलब डिमांड बढ़ना शुरू होगा, मेरे ख्याल से ये वंडरफुल कमोडिटी होगी। और आने वाले 5 साल में अगर विंदर जी देखा जाए, तो मैं गोल्ड से ज्यादा चांदी पे बेट लगाऊंगी यहाँ पे। क्योंकि अगर देखा जाए ऑल टाइम हाई $50 से ज्यादा है चांदी का, $22 के करीब ये ट्रेड हो रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई 2 साल से यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन इससे पहले 10 साल सप्लाई ज्यादा था।
तो थोड़ा मेकअप होने में ये टाइम लगेगा, तो वन साइडेड मूव ना एक्सपेक्ट करें। लेकिन अगर 5 साल का ध्यान लेके हम यहाँ पे चलते हैं, एफडी भी हम 8 साल के लिए करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 5 साल का भी ध्यान रखें तो आप देखिएगा कि चांदी कहीं ना कहीं आपको 1 लाख से ऊपर, 1,10,000 से ऊपर का भाव दिखाती नजर आएगी। क्विक अपसाइड मूव के लिए जानी जाती है, तो मेरे ख्याल से निवेश करना यहाँ पे सही रहेगा। एक स्ट्रैटेजिक कमोडिटी है जिसका बुलियन में भी यूजेस है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी इसकी बनी हुई है। तो मैम, ये जो आप ट्रेड की बात करते हैं, तो बहुत सारी जगह हमारे जो छोटे ज्वेलर हैं या जो छोटे जगहों पर लोग रहते हैं, जो सोने चांदी में उनको अगर जैसे ट्रेड करना हो या किसी को हेजिंग करनी हो, तो वो थोड़ा आप हमको समझाइए कि वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के समय में। सोना चांदी बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होता है, और अगर किसी के पास मेटल घर में रखा हुआ है और जो उसका ट्रेड कर रहा है लोगों को बेच रहा है, तो वो कैसे उस इस उतार चढ़ाव से बच सकता है, वो थोड़ा सा आप हमको बताइए। जी वीरेंद्र जी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट मैं करना चाहूँ, आपने जो बोला है कि उतार चढ़ाव, तो अगर देखा जाए 2004 में जब एमसीएक्स में चांदी लॉन्च हुई थी, इसके प्राइसेस 10,700 थे, और इतने सालों में इसने 78,000 की ऊंचाई को छुआ है। तो जो यहाँ पे कारीगर हैं, जो यहाँ पे ज्वेलर्स हैं, या जिनको मतलब जिनको यूज करना है इन फ्यूचर चांदी को, उनको हेज करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 10,700 से 78,000, ये अपने आप में बोलता है कि हेजिंग कर लो अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर है या चांदी को आप यूज कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमें 30 kg चांदी का, 30 kg का लॉट हमारा एमसीएक्स में है, 30 kg चांदी या 5 kg चांदी या 1 kg चांदी का हमारा यूज होता है, और आपको खरीदना है, आपको लग रहा है प्राइसेस जो हैं आने वाले समय में या तो ज्वेलर्स के पास है तो उनको लगता है कम हो जाएगा तो हमें घाटा हो जाएगा, तो वो कॉन्ट्रा एक सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर्स मार्केट में। जितनी पोजीशन उनको फिजिकल में है, उतना कॉन्ट्रा एक पोजीशन यहाँ पे अगर उनका बाय है, यहाँ पे सेल करके चले। तो अगर मान लीजिए वहां के बाइंग में जो नुकसान है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे के बताना चाहूंगी, अभी 70,000 है, उन्होंने 70,000 पे खरीदा, मैंने कहा अभी कि 68,000 चांदी आ सकती है, तो बहुत बड़े लेवल पे क्वांटिटी पे वो बाय करते हैं, तो 70,000 से अगर 68,000 आ गया तो 2,000 का उनको नुकसान है। लेकिन यहाँ पे वो सेल पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं एमसीएक्स में, 70,000 की चांदी को सेल करके, और यहाँ पे टारगेट रखते हैं 78,000, 68,000 का, सॉरी, तो वहां का नुकसान यहाँ पे उनको भरपाई हो जाएगी। तो हेजिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि मिनिमाइज द रिस्क, और इसे हम बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को यहाँ पे मतलब इंश्योर करके यहाँ पे चलना। दूसरी चीज ये है कि जो लोग यहाँ पे घर में चांदी रखे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे कम है, हो सकता है यहाँ पे, तो उनके लिए है कि एक रेगुलर मतलब वो आउटलुक देखते रहें, हायर साइड पे वो सेल कर सकते हैं, और लोअर साइड अगर आता है, उन्हें लग रहा है कि हम फिजिकल में चांदी बहुत ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं, फ्यूचर्स में हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, उन्हें एक राय मैं दूंगी, सिल्वर ईटीएफ यहाँ पे आ गया हुआ है एनएससी पे, 100 रुपए के मिनिमम प्राइस से आप सिल्वर ईटीएफ में आप वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तक यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, जो अपने पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ में ले सकते हैं। आने वाले 10 साल में देखिए कि उनका रिटर्न किस तरीके का होता है। तो सिल्वर ईटीएफ को भी यूटिलाइज करते हुए आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को हेज करके चल सकते हैं, या लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जो दोस्तों जो वंदना जी बता रही हैं, उसके लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट, या आप ऑनलाइन भी बहुत सारे आजकल जो एप्स हैं वो भी आपको सुविधा दे रहे हैं इस तरह की खरीदारी करने के लिए, आप उनके जरिए भी खरीद सकते हैं। पर आप ये देखिएगा कि आप किसी विश्वसनीय ऐप से ही आप उसकी खरीदारी करें, क्योंकि आप जैसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको उस चीज का एहसास होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में वो आपकी चांदी या सोना जिस जहां से आप खरीद रहे हो प्लेटफॉर्म से, उससे आपको वापस मिलना चाहिए। और वंदना जी, सेम बात जो है सोने के ऊपर भी लागू होती है? बिल्कुल, एक तो है कि मैं अब राय देती हूँ, हालांकि गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली इसमें काम कर रही है, सारी जगह मैं ये राय देती हूँ कि आप पहले ये देख लें, इंश्योर करें कि हॉलमार्क जो भी आप यहाँ पे खरीद रहे हैं, चाहे वो कॉइन्स हो, बार्स हो, आप हॉलमार्क का जरूर यहाँ पे ध्यान रखें, उससे आपको प्योरिटी की गारंटी मिलती है। इन फ्यूचर जब आप उसे सेल करने जाते हैं, तो उस समय का भाव और प्योरिटी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। बहुत ज्यादा होगा तो आपको मेकिंग चार्जेस जो है वो यहाँ पे ज्वेलरी से कटते हैं। तो ये हॉलमार्क का जरूर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है, जब आप ट्रेड कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड ट्रेड करिए, या तो आप खुद से रिसर्च करिए बड़े समझदारी के साथ, या किसी रिसर्च फर्म से आप सहायता लेके उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए, और स्मार्टली यहाँ पे निवेश करना है और निकलना है। तो एंट्री और एग्जिट ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट होता है इस मार्केट में। आपने जो है बहुत अच्छी सलाह दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे यूजर्स हैं, वो मुझे उम्मीद है कि उसका लाभ
उठाएंगे। और दोस्तों हम लोग जो यहाँ पर बात करते हैं, चाहे सोना का भाव हो चाहे चांदी का भाव हो, वो एमसीएक्स के भाव की बात होती है, जिसमें जो जीएसटी है, पॉलिशिंग चार्जेस है, हॉलमार्किंग चार्जेस है, मेकिंग चार्जेस हैं, वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो जब आप यहाँ का भाव सुन के ज्वेलर के पास जाते हैं तो वहां पर 3% का तो जीएसटी का ही अंतर आ जाता है। तो इसलिए जो भाव यहाँ बताते हैं उसमें आप टैक्स और जो उसके दूसरे चार्जेस हैं वो जोड़ के चलिए, तो आपको सही भाव जो ज्वेलर के यहाँ मिलता है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यहाँ तो इतना कम भाव बता रहे हैं और ज्वेलर तो हमें बहुत ज्यादा भाव बता रहा है। तो उसमें अंतर इसलिए आता है क्योंकि उसमें टैक्सेस नहीं जुड़े होते एमसीएक्स में। और मेकिंग चार्ज, अगर आप कोई ज्वेलरी बना रहे तो उसका अलग मेकिंग चार्ज होता है, हर ज्वेलरी का अलग होता है, तो वो अलग अलग भाव होते हैं। इसलिए आप वो बात जरूर अपने ध्यान में रखें जब भी आप फिजिकल मार्केट में खरीदारी करने जा रहे हैं। तो वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया सलाह देने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू मैम।